हमने अब तक देख लिया कि हम यहाँ होम रूल के फ्लैग तक पहुंच गए थे। पिछली बार हमने पूरी यात्रा की थी कैसे बंगाल के विभाजन के बाद देश में दो हिस्सों को बांटने की प्रयास हुआ कि मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग, एक तरह से फूट डालने वाला और शासन करो वाली नीति अंग्रेजों ने अपनाई, और उसके बदौलत कैसे मुस्लिम लीग का उदय हो गया, और मुस्लिम लीग के उदय के बाद कैसे ये अलग अलग तरीके से होता हुआ देश अब हम होम रूल तक पहुंच गए थे। कैसे लखनऊ जो अलगाव, जो सूरत पैक्ट, सूरत के कॉन्वेंशन में जो अलगाव आया था, वो लखनऊ के में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें 1916 में, उसमें दोनों हिंदू मुस्लिम एक हो गए, और अंग्रेजों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा लगा कि ये भैया कैसे जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, और उनको एक बड़ा झटका लगा। उसके बाद क्या हुआ, हम 1917 में जब ये होम रूल फ्लैग का उदय हुआ था, होम रूल फ्लैग हमने यहाँ पे देखा था, और ये होम रूल फ्लैग जो था ये एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इस फ्लैग का उन्होंने बनाया था। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें हरी पट्टियां हैं और लाल पट्टियां हैं और सप्तऋषि बने हुए हैं, और साथ में चांद तारा भी बना हुआ है, और एक तरफ ब्रिटिश फ्लैग भी बना हुआ है, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज का फ्लैग नहीं था, ये डोमिनियन मांग रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहते हुए हम अपने ऊपर खुद राज करें, अपने आप, अपने हमारा सब कुछ, हम अपने आप को एक हमारी अलग आइडेंटिटी हो और हम अपने ऊपर खुद रूल करें अंग्रेजों के अधीन रहते हुए। तो ये चीज थी, होम रूल की डिमांड थी, और इसकी शुरुआत करी थी लोकमान्य तिलक की। लोकमान्य तिलक एक बड़े हमारे भारत के जो हैं आजादी के बहुत बड़े एक हीरो रहे। इनको शुरुआत करने का, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को शुरुआत करने वाला, या एक भारत के अनरेस्ट को, भारत में आजादी के अनरेस्ट को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। अनरेस्ट मतलब कि जहाँ पे एक शुरुआत करना, किसी बगावत को शुरुआत करने वाली इन्होंने शुरुआत करी, और इनको लोकमान्य उपाधि मिली थी। वो लोकमान्य का मतलब होता है जो सब लोगों को एक्सेप्टेबल हो, सब लोग उसको स्वीकार करें, सब लोग माने, तो लोकमान्य बन गया। और महात्मा गांधी जी ने तो इनको मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया का मेकर, बनाने वाला माना गया है इनको, है? गांधी जी ने इनको इतना, मतलब एक बड़े, और इन्होंने एक अखबार शुरू किया था, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ केसरी, हिंद केसरी करके एक केसरी अखबार इन्होंने शुरू किया था, जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में होता था। और स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, है ना, बर्थ राइट, ये आपने सुना होगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूंगा। ये लोकमान्य तिलक की एक फेमस डायलॉग था। तो ये होम रूल में इन्होंने शुरुआत करी। अब ये होते होते 1914, उसी समय में प्रथम विश्व युद्ध दुनिया में शुरू हो चुका था। तो अंग्रेजों के ऊपर एक बड़ी प्रेशर आ गया था कि भैया कैसे हम लोग कैसे करें। तो उस समय क्या हुआ, जितने भी कॉलोनीज थी, फ्रेंच लोगों की और जर्मन लोगों की, डच लोगों की, ब्रिटिश लोगों की, इन्होंने क्या किया, सब जगह के लोगों को, ब्रिटिश जो जैसे फ्रांस के लोग थे, जो अफ्रीका में जिनके पास कॉलोनीज थी, वहां से लोगों को ले जा के लड़ने के लिए ले गए अंग्रेज, जो हिंदुस्तानियों को भी ले गए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फ्रांस की ये फोटो है जिसमें एक हिंदुस्तानी, एक सिख रेजिमेंट जा रही है और वहां पे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने भाग लिया, और उस समय इंडिया ने, जो महात्मा गांधी थे और जो उस समय के जो नेता थे, उन्होंने इसके साथ इसको स्वीकार नहीं किया कि हम अपनी सेना को नहीं भेजेंगे। तो एक मतलब उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया उस कॉज को। हालांकि कुछ सोल्जर्स को लेके गए अंग्रेज लोग, पर भारत की तरफ से इसको पूरा एक सपोर्ट नहीं दिया गया प्रथम विश्व युद्ध में। तो अंग्रेजों ने एक आदमी को भेजा, एक लॉ बना के भेजा, है ना, इसका नाम था सर सिडनी राउलेट। तो एक राउलेट नाम के एक्ट से बड़ा फेमस हुआ, और ये जैसे आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि भैया कोई भी एक, जैसे कि जहां पे कश्मीर में या किसी जगह अनरेस्ट होता है, तो वहां पे ऐसी धारा लगा दी जाती है कि भैया उसमें कोई अपील नहीं होगी, सीधा किसी को भी पकड़ के गवर्नमेंट अंदर बंद कर सकती है। लगभग यही चीज अंग्रेजों ने 1919 में भारत पे लगा दी गई थी, ये राउलेट एक्ट के नाम से। इसमें क्या, ना तो कोई वकील होता था, ना कोई दलील होती थी कि भैया कोई उसके ऊपर कोर्ट में जाके केस करे, ना कोई अपील भी नहीं कर सकता था। किसी को भी पकड़ के
अंदर बंद कर दे सकते थे। तो इसको एक अनार्कियल या रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी वजह से लोग बड़े परेशान हो गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और ये याद रखिए 1919 की घटना है, और इसी समय जब ये चीज हुई, रॉवलेट एक्ट भारत में आया, तो इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना बंद कर दिया। तो इसी दौरान एक सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल नाम के दो बड़े जाने माने भारत के जो आजादी की लड़ाई के बड़े नेता थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और उसी समय बैसाखी का समय था, और बैसाखी का एक त्योहार चल रहा था। लोग स्वर्ण मंदिर अमृतसर में आए हुए थे, और वहां से उनको, हालांकि उस समय ये ऑर्डर पास कर दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा से कि कोई भी जगह इकट्ठा नहीं होगा, कोई एक जगह जाके रेवोल्यूशन नहीं है, ऐसी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये इलीगल है और उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। पर लोग जो थे सारे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है, वहां पे इकट्ठे हो गए, और वो अपना बातें कर रहे थे, अपने देश की बातें कर रहे थे। ये दो बड़े नेताओं को कैद कर दिया गया था, इसके विरोध में वो इकट्ठा होके और बातचीत कर रहे थे। तो उस समय जो पंजाब का जो गवर्नर था, है ना, याद रखिए, पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम भी डायर था, ठीक है। और उसने एक ब्रिगेडियर जनरल REH डायर, ये भी डायर था, इसको वहां पे भेज दिया गया। ये डायर जो था अपने साथ सैनिकों को लेके और 2 आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल, यानी एक मशीन गन लगी हुई गाड़ी, 2 गाड़ियां लेके यहां पहुंच गया। किस्मत अच्छी रही हमारे भारतीय लोगों की कि वहां से वो जगह इतनी छोटी थी कि उसमें पर्सनल गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, क्योंकि दोनों तरफ घर थे, और ये पार्क ऐसा था, ये बाग ऐसा था, इसमें आने और जाने के लिए एक ही रास्ता था, और दोनों तरफ बाकी 3 तरफ घर बने हुए थे, ऊंची ऊंची दीवारें थी, वहां से पार करना मुश्किल था। और ये लोग आके वहां बैठ गए, और इस डायर ने उधर से ही अपने सोल्जर्स को अंदर लाया, और इसके पास गोरखा रेजिमेंट के और पठान जो अफगान रेजिमेंट थे उनको लेके ये अंदर आ गया। और इसने लोगों को बिना वार्निंग के, जब इसको पूछा गया बाद में कि भाई आपने क्या निहत्थे लोगों को, बच्चों को मारा, ऐसे गोलियां चलाई, तो क्या आपने उनको कोई वार्निंग दी? तो उसने बोला नहीं, कोई वार्निंग नहीं दी, इनको पहले वार्निंग मिल चुकी थी। बोला कि आप जानते हैं कि आपकी इससे कि बहुत सारे निर्दोष लोग मरे? बोला हाँ जानता हूं। तो इसका मतलब आपने जानबूझ के किया? बिल्कुल जानबूझ के किया। आप मशीन गने लेके वो बड़ी गाड़ियां अंदर ले जाके अगर ले जाते तो क्या आप उससे भी गोलियां चलाते? जी हाँ, मैं उससे भी चलाते। तो इस आदमी ने ऐसे ऐसे जवाब दिए, और इसको उस समय अंग्रेजों ने सेवियर ऑफ पंजाब माना, मतलब पंजाब को बचाने वाला इसको माना, हीरो माना अपना। और इसने तकरीबन 1650 गोलियां, है ना, हर एक सोल्जर को अलॉट की गई थी गोलियां, तो उस जब सब की जोड़ी गई तो 1650 गोलियां फायर हुई, जिसमें से कभी 1000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए और 1200 लोग इंजर्ड हुए, और जिसमें से 192 तो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड थे। और उसके बाद ये जलियांवाला बाग एक बड़ा मैसाकेर हुआ, मतलब निहत्थे लोगों को मारने वाला एक कांड हो गया, जिससे कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा रोष फैल गया इस राउलेट एक्ट की वजह से, और उसके राउलेट एक्ट के विरोध करने में जलियांवाले कांड के कारण से। और ये है वो जनरल ब्रिगेडियर जनरल REH डायर, जिसको जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग का ये मरवाने वाला व्यक्ति ये था। और ये आपको एक बता देता हूं, क्योंकि ये वो कुआं था, देखिए, जिसमें कि बाद में 120 बॉडीज, मतलब कुछ तो बचने के लिए ही इसमें कूद गए, कि गोलियों से बचने के लिए इसमें कूद गए। और जो दीवारों की तरफ, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, इस दीवारों के ऊपर चढ़ के जब उन्होंने कोशिश करी, साइड की दीवारों से भागने की कोशिश करी, तो इसने बोला कि गोलियां उनको भी मारो जो ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको उधर भी जो निकल के भागना चाह रहे हैं उनको भी मत मारने दो, और बोला निशाना लगा के मारो, गोली वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इतना खतरनाक ये कांड हुआ इस आदमी के द्वारा से, जिसे हम जलियांवाला कांड के नाम से जानते हैं। और ये आज भी वहां पे हम इसके गोलियों के निशान और ये सब देखे जाते हैं, लोग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हुई। और ये है वो असल में जिसको डायर, ये दूसरा डायर है, इसका माइकल ओडॉयर नाम था इसका।
जो कि बोल कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जनरल डायर जिसने मारा था वो अलग है, और ये फ्रांस का जो गवर्नर था उस समय माइकल ओ डॉयर, ये भी उस समय पंजाब का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और इसको मारा था उधम सिंह ने, जो उधम सिंह के बारे में हम बोलते हैं कि उधम सिंह ने जलियांवाले बाग के बाद जनरल डायर को मार दिया। वो जनरल डायर नहीं था। जनरल डायर तो काफी बाद के बाद अपनी एक बड़ी बीमारी से, और हार्ट की बीमारी हो गई थी, और काफी बाद में वो उस तरीके से मरा। पर ये वो ये गवर्नर माइकल ओ डॉयर है जिसको कि उधम सिंह ने मारा था, है ना। उधम सिंह हमारे ये हीरो हैं जिसको शहीद आजम की उपाधि मिली थी, है ना। शहीद आजम मतलब हमारे देश का एक बहुत शहीद है। और इसने ये किसी तरह से इसको जेल में डाल दिया गया था पकड़ के, पर ये किसी तरह से जब निकला तो वहां से कश्मीर होता हुआ और पुलिस को धोखा, आंखों में धूल झोंकता हुआ, बचता बचाता ये इंग्लैंड पहुंच गया। और वहां जाके इसने इंजीनियर की नौकरी भी करी 1935 में। वहां नौकरी लग गया, अंग्रेजों को पता नहीं चला। और एक सेशन था जहां पे जनरल ये जो माइकल डॉयर है, इसको आके कुछ भाषण देना था। तो ये वहां पे पिस्टल लेके चुपके से अंदर बैठ गया, और जब भाषण शुरू हो गया ये सीधा आगे गया और इसने धाए धाए जाके उसको गोली मार दी, है ना। 2 गोली मारी, वो उसी टाइम वहीं के वहीं गिर के मर गया। और फिर इसको पकड़ लिया गया और इसको बाद में फांसी दे दी गई थी, है। और इसका एक बड़ी अच्छी बात है, जब इसका इंक्वायरी होने लगी, इसके ऊपर तहकीकात होने लगी कि भैया तुमने ऐसे किया, क्यों किया, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसने अपना नाम बड़ा अच्छा बताया था। इसने बोला मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है, यानी हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, और सरदार हूँ, और आजाद हूँ, सिख भी हूँ और आजाद भी हूँ। तो ये इसने अपना नाम ऐसा बताया था। तो इसको उधम सिंह ये है हमारे, जो कि बाद में इनको फांसी की सजा हो गई थी। खैर, अब जब जलियांवाला कांड हो गया तो इंडिया ने, हमारे देश के जो बड़े नेता थे, सबने देखा कि इस तरीके से हमारे को आजादी मिलने वाली नहीं है। अब हम बिल्कुल खिलाफत मूवमेंट यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। ये 1920 में इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि 1919 में हमने देखा जलियांवाला कांड हुआ था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया कि हम अंग्रेजों के साथ कोई हमारा लेना देना नहीं, हम इनकी नौकरी नहीं करेंगे, हम इनका सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनका कुछ भी नहीं खरीदेंगे, हम अपना सामान खुद बनाएंगे, और अंग्रेजों के हम किसी बात को नहीं मानेंगे। और इसमें हिंदू और मुसलमान भी इकट्ठे हो गए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पर जो अलग जो मुस्लिम लीग थी उसका उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। तो खिलाफत मूवमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे अब पहली बार इंडिया ने, अभी तक इंडिया डोमिसाइल का स्टेटस मांग रही थी, जैसे मैंने आपको झंडा भी दिखाया था जो होम रूल के टाइम में, उसमें ब्रिटिश फ्लैग बना हुआ था, है ना। हमारे झंडे के अंदर ब्रिटिश फ्लैग भी था, मतलब हम अंग्रेजों के अधीन रहते हुए हम अपने आप अपना संविधान बनाएंगे, अंग्रेज हमारे राजा जो हमारे ऊपर है, ठीक है, मालिक है, हम अपना सब कुछ अपने हिसाब से चलाएंगे, जैसे कनाडा में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में था। पर अब इस कांड के बाद, जलियांवाले कांड के बाद, लोगों ने बोला अब हम भैया अंग्रेजों के अधीन रहेंगे ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यहां से पूर्ण स्वराज की बात शुरू हो जाती है। और इसमें बड़े बड़े नेता जैसे CR दास, चित्तरंजन दास हैं, आगे मैं दिखाऊंगा, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन खिचलू, और ये जयकर, MR जयकर, ये ऐसे बड़े बड़े, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब इस मूवमेंट में शामिल हो गए। और अब मैं आपको थोड़ा खिलाफत मूवमेंट की बात बता दूं। खिलाफत मूवमेंट क्या है? तो जो मुस्लिम लीग थे और दुनिया भर के जो मुसलमान थे, ये अपने खलीफा, जैसे अभी ISIS जो है वो भी एक खलीफा को, जो हमने देखा था अबुल बकर जो था उसको अपना खलीफा मान रहे थे ना। तो ये मतलब इस्लाम का सबसे ऊंचा जो पद होगा वो खलीफा माना जाता था। तो जो तुर्की था, जो आज का तुर्की है, उसका जो सुल्तान था उसको खलीफा माना जाता था, ठीक है। और खलीफा का जो एम्पायर था, आप देख रहे हैं, ये पूरा तुर्की है, और ये सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, इराक, ये कुवैत, ये पूरा एरिया जो था ये एक इसके अधीन था। और यहाँ तक कि यूरोप का ये वाला हिस्सा, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये वाला एरिया भी खिलाफ इसके अधीन था। और बहुत सारा बल्कान का एरिया, जो ऊपर बल्कान है, बल्कान जैसे आजकल का क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, और ये जो कंट्रीज हैं ये बल्कान कंट्रीज कहलाती हैं। इन सब पे तुर्की का राज था।
और ये सब इस खलीफा को मानते थे अपना हेड, है ना, रिलीजियस हेड मानते थे। और हुआ क्या, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों इनको हरा दिया गया, तुर्की को हरा दिया गया, तुर्की की सारी पावर्स खत्म हो गई। ऑटोमन एम्पायर जिसको बोला जाता था, ऑटोमन एम्पायर, जो कि मुसलमानों के लिए एक बड़ा बहुत ऊंची पद थी और खलीफा को तो सबसे ऊंचा ही था, उसकी सारी अधिकार उससे ले लिए गए। देश को कई टुकड़ों में बांट दिया गया, जैसे आप देख रहे हैं सीरिया बन गया और तो ये अलग अलग कंट्री बन गई, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबको अलग अलग कर दिया गया, ये जॉर्डन अलग कर दिया गया, सऊदी अरेबिया को अलग बना दिया गया, कुवैत को अलग बना दिया। और देख रहे हैं आप यहाँ की बाउंड्रियां कैसी, बिल्कुल सीधी सीधी हैं, क्योंकि ये जो है ये किसी भी देश की बाउंड्री ऐसी नहीं मिलती है, पर यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी मिलेंगी, क्योंकि ये बाद में अंग्रेजों ने और फ्रेंच लोगों ने मिलके इसका पूरा बांट दिया, ये ऐसा रहेगा। और किसको क्या देना है, जो उनके अपने खास खास लोग थे, जो उनको पसंद थे, उसको राज दे दिया किसी फैमिली को। और यही कारण है जैसे सीरिया जैसी कंट्रीज में जहां पे सिया सुन्नी लोग ज्यादा है, वहां पे सिया राजा है ना, और तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो बीज बो के चले गए वो अंग्रेज लोग। वो शुरू से हर जगह उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएटर का काम किया। तो यही प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में, सब जगह यही प्रॉब्लम लगभग है। और ये लोग इस तरह से इन्होंने, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा एम्पायर जो टर्की था उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया और उसकी सारी ताकत खत्म कर दी गई। इससे क्या, मुसलमान जो थे बहुत नाराज हो गए। खासकर हमारे देश में अली ब्रदर्स नाम के दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना। इन्होंने इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने बहुत इसका विरोध किया, भाई खिलाफत का मूवमेंट कर दिया। इसी मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। तो ये इनकी खिलाफत जो थी अंग्रेजों की उस काम के लिए थी जो टर्की में हुआ था। और ये वो दोनों भाई हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। और इसके साथ साथ ये दो बड़े और जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग, कई लोगों को मैं आपको इसलिए फोटो दिखाता हूं क्योंकि हम लोग इतिहास में नाम सुनते हैं पर उस बंदे की शक्ल क्या थी हमें याद नहीं है ना। अब हम अजमल खां मार्केट जाते हैं करोल बाग में, हमें नहीं पता अजमल खां कौन था, तो ये अजमल खां था, ये है ना, ये हकीम था, एक वहां का एक हकीम था जिसने की खिलाफत मूवमेंट में अपनी आवाज उठाई थी। और यहाँ पे ये हजरत मोहानी, ये दोनों भी वहां थे, ये अजमल खान है, ये हजरत मोहानी है। इन्होंने और ये दोनों भाई अली ब्रदर्स ने मिलके, और इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे। देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये हैं, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं खिलाफत मूवमेंट में है। और ये सब जो थे इकट्ठे हो गए और इन्होंने बोला कि भैया हम मुसलमानों को, खासकर ये जो खलीफा है, इसको आप जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे, उसको आप वापस करें, ठीक है। दूसरी बात, खलीफा को इतनी जगह दें कि वो अपनी सारी चीजों को संभाल सके, उसके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि उसको वो सारी रिलीजियस चीजों को संभालने के लिए उसके पास आ सके। तो ये थी खिलाफत मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट और ये दोनों ने मिलके इन्होंने एक पूरे इसको हिला के रख दिया अंग्रेजों को, है? अब कांग्रेस का जो शुरुआती स्टैंड था वो इन खिलाफत के साथ इतना मिलना नहीं चाहते थे, पर बाद में महात्मा गांधी ने और सब ने देखा कि हम जब तक मिल के नहीं लड़ेंगे ये काम नहीं होगा। तो ये इन्होंने दोनों ने मिल गए, एक साथ हो गए, और सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये गवर्नमेंट इन्होंने और खिलाफत, ये तीनों मिला के इन्होंने एक वो खोल दिया, मोर्चा खोल दिया अंग्रेजों के विरोध में। और इसमें क्या हुआ, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी इन अपने कांग्रेस को कि हम हिंदुओं को, मुसलमानों को और जितने भी छोटे जो अलग अलग बिखरे हुए हैं सबको हम जोड़ दें, एक मास मूवमेंट कर दें। और ये इसमें बहुत सफल भी हो गए। अंग्रेज लोग परेशान हो गए, अब हम इससे क्या किया जाए। और इसको पूरा सपोर्ट मुस्लिम लीग ने भी पूरा सपोर्ट कर दिया और ये पूरी तरह से बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। ये माना जाता है कि अगर ये देखिए 1900 ये चीज जो है हमारी शुरू हो गई थी खिलाफत मूवमेंट 1920 में, है ना, नॉन कोऑपरेशन। और अगर वो कहते हैं अगर गांधी जी, अब ये कांड हो जाता है एक बीच में, वो कांड क्या होता है, खैर इससे पहले मैं आपको बता दूं अपने झंडे की भी यात्रा साथ साथ चल रही है। तो अभी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ तो उस समय ये एक झंडा सामने आया, ठीक है, एक हरी पट्टी और एक लाल पट्टी। हरी पट्टी हिंदुओं को, मुसलमानों को दिखा रही है, लाल पट्टी हिंदुओं को दिखा रही है। और ये झंडा जो है, पंगली वेंकैया नाम का एक लड़का था,
उसने विजयवाड़ा में, उस समय विजयवाड़ा को बेजवाड़ा कहा जाता था, ये भी याद रखने की बात है कि विजयवाड़ा को 1921 में बेजवाड़ा कहा जाता था। उसने, एक पतला सा लड़का था, उसने 20-21 साल का, उसने लाके गांधी जी को ये झंडा दिया और ये बोला कि भैया ये झंडा, पर ये इसलिए नहीं स्वीकार किया गया गांधी जी ने इसमें, पहली बात तो ये धर्मों को रिलेट कर रहा है, धर्मों को दिखा रहा है। दूसरा, इसमें जो और जो बाकी जो छोटी, जो सिर्फ 2 बड़ी जातियां हैं भारत की, उन्हीं को दिखा रहा है। जो छोटी जातियां हैं, छोटे और भी सिख हैं और जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, उनका इसमें कोई नामो निशान नहीं है। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये झंडा 1921 में आया था। इसको पंगली वेंकैया फ्लैग के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये चौथा झंडा अब तक हम देख चुके हैं, होम रूल मूवमेंट के बाद का ये झंडा आ गया। पर इसमें हम देख रहे हैं इसको क्यों नहीं स्वीकार किया, क्योंकि इसमें सारे धर्मों में खींचतान दिखाई दे रही है और इसमें कम्युनल एंगल, मतलब धर्म का एंगल दिखाई दे रहा है कि ये झंडा देश से ज्यादा एक धर्मों का झंडा दिखाई दे रहा है, भैया हिंदू मुस्लिम है ना। तो उन्होंने, गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला इसमें बाकी लोगों का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खैर, उसके बाद 1921 में, ठीक है, ये हमने देखा ये कौन से सन में हुआ था, ये भी 1921 में आया था। तो उसको रिजेक्ट करने के बाद 1921 में इसी व्यक्ति ने, पंगली वेंकैया ने, एक और झंडा बनाया। उसमें उसने क्या किया, हिंदू मुसलमान, हिंदू के साथ साथ एक व्हाइट पट्टी भी इसमें जोड़ दी, है ना, ये ऊपर वाली व्हाइट पट्टी है, आप देख सकते हैं, ये व्हाइट पट्टी इसमें जोड़ दी गई और इसमें गांधी जी का चरखा भी जोड़ दिया गया। इसको महात्मा गांधी का फ्लैग भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था इसको कि इसमें चरखा दिखाओ, जो कि हम अपने देश का, हम खुद काम कर रहे हैं वो दिखाई दे। दूसरी एक सफेद झंडा, एक और दूसरी जो कम्युनिटीज हैं वो भी उसमें जुड़े हैं। तो उसने ये झंडा बनाया। तो याद रखें, ये 5वां झंडा अब तक हमारा देश में आ गया, जिसको महात्मा गांधी ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था 1921 में, है, ठीक है। ये कांग्रेस ने का अधिवेशन हुआ था बेजवाड़ा, यही आज का विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, वहां पे इस झंडे को एक्सेप्ट किया गया। और यही पंगली वेंकैया है, जो कि पतला दुबड़ा सा लड़का था, और ये हमारे देश का आगे चल के जो अभी हमारा झंडा है वो भी इन्होंने ही डिजाइन किया था, है? आगे हम देखेंगे। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक रूल, जब अंग्रेजों ने देखा भैया ये तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ये तो स्वदेशी अपना कोऑपरेशन नहीं कर रहे, खिलाफत पे वाले मुसलमान भी अगेंस्ट हो गए हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। तो उन्होंने एक और रूल लेके 2 आदमियों को भेजा गया। देखिए, मैंने बताया था आपको, चेम्सफोर्ड जो उस टाइम का यहाँ का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और ये उसका सेक्रेटरी था, है? तो इसलिए जब भी कोई आता है तो उसमें सेक्रेटरी का नाम पहले आता है और गवर्नर का नाम बाद में आता है, याद रखिएगा, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था। तो इसमें मैंटिको चेम्सफोर्ड लॉ एक्ट जो है, जैसे दिल्ली में चेम्सफोर्ड क्लब जो है, वो इस गवर्नर के नाम से ही बना हुआ है। इसमें इसने क्या किया, कुछ चेंजेस लेके आए लोगों को खुश करने के लिए कि भैया कुछ किसी तरीके से हम इनको वो कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला भैया ऐसा है कि आधी कुछ पावर्स हम तुम्हें भी दे देंगे और कुछ हम अंग्रेजों के पावर रखेंगे, पर ज्यादातर पावर सारी उन्हीं के पास थी, अंग्रेजों के पास। और उसमें यह कहा था कि भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अनलिमिटेड पावर थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भैया जो इलेक्शन कराए जाएंगे, इलेक्शन करके इससे क्या हुआ, एक तो मुसलमान और हिंदुओं को स्प्रेड करने के लिए, अलग करने वाला, और ज्यादा इस लॉ से और ज्यादा अलगाव करने की कोशिश, क्योंकि इनका मेन मकसद यही था कि भैया ये तो एक हो गए, कैसे इनको अलग किया जाए। तो इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि हम जो है ऐसा इलेक्शन कराएंगे और उसके अंदर से हम आदमियों को चुनेंगे, ठीक है। और लेजिस्लेचर में इलेक्शन से लोगों को चुनेंगे, और इसमें जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो जो चुने हुए लोग हैं उनके पास है नहीं, सारा अधिकार इन्हीं के पास है, वाइसरॉयज के पास। और इन्होंने क्या किया, जो अलग अलग प्रोविंसेस थी, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, 8 प्रोविंसेस में पूरा भारत को इन्होंने बांट दिया था। तो 8 प्रोविंसेस के अंदर जो और भी जो राजा रजवाड़े जो ये सब थे, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था पैसे का, है ना, कोई भी कंट्रोल नहीं था, पैसे का कुछ नहीं था, ना एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कंट्रोल था, सब कुछ इनके पास था। नाम ही नाम था कि भैया ये हमने तुम्हारे को दे दिया। तो इसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये जो एक कांड हुआ,
ठीक है, अंग्रेज तो इससे बौखलाए हुए थे, इस वाले हमारे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, इसलिए उन्होंने उसको दबाने के लिए 1921 में याला वो लाए, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट लेके आए। पर ये इस समय जो हमारा खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बड़े जोर शोर से चल रहा था, गोरखपुर में, यूपी में एक चौरी चूरा नाम की एक जगह है, अभी भी आप जा सकते हैं, चौरी चूरा में, कोई छुरी छुरा भी बोल देता है, अलग अलग नाम से बोलते हैं, पर है छुरी छुरा जो भी है। यहाँ पे ये लोग आराम से अपना प्रोसेशन निकाल रहे थे। जब निकाल रहे थे तो पुलिस वालों ने इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, इनको मारा पीटी शुरू कर दिया। अब ये लोग बिगड़ गए। इन्होंने क्या किया, अनाम हम निहत्तों पे मार रहे हो, तुम हमारे को बेमतलब में मार रहे हो। इन्होंने सब ने जाके क्या किया, एक पुलिस स्टेशन था वहां पे चौरी चौरा का, उसको घेर लिया और वो उसके अंदर 22 पुलिस वाले थे, उनको अंदर ही बंद करके उन्होंने पूरे थाने में आग लगा दी, जिससे कि वो सारे के सारे मर गए। अब गांधी जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो, जलियांवाला कांड जैसा काम फिर से हो जाए और हमारे देश के लोग जो है आम नागरिक मारे जाने लगे। तो उन्होंने उसी समय 1922 में ही ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसको विथड्रॉ कर दिया। एक बहुत बड़ी, इसको बहुत लोग भूल मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं सही डिसीजन था, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, आप क्या डिसीजन सोचते हैं। पर इन्होंने इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया और इसमें लगाना चार्जिंग। तो उन्होंने उसको इस मूवमेंट के दौरान, एक सेकेंड, हाँ, तो ये चौरी चौरा मूवमेंट के दौरान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंड हो गया इस चोरा चोरी घटना से, जो कि एक बहुत जबरदस्त था। अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी। लोग कहते हैं 1923 तक देश आजाद हो जाता अगर ये चीज विड्रॉ नहीं किया जाता था। और इसके कारण से जब विड्रॉ किया तो बहुत से लोग गांधी जी से नाराज हो गए। देखिए, ये शहीद स्मारक चौरी चौरा में अभी भी आप जाएंगे तो आपको वहां मिलेगा, शहीद स्मारक चौरी चौरा, गोरखपुर। ठीक है, आप यहाँ जाके कभी जाएं तो देख सकते हैं। तो कुछ लीडर्स जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी भी, वो गांधी जी के इस डिसीजन से थोड़ा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं किया, और इसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को भी पकड़ के 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो आप देख लीजिए, 1922 से हमारे देश का ये जितना जबरदस्त मूवमेंट था वो एकदम ठंडा हो गया और 6 साल के लिए बिल्कुल ठप जैसा हो गया। पर छप होने वाली चीज तो है नहीं, है ना, एक बार चिंगारी लग जाए। तो इसके बाद एक पार्टी और जिसका नाम है स्वराज पार्टी, इसका उदय हो गया। ठीक है, ये स्वराज पार्टी जो थी, इन्होंने क्या किया, ये कांग्रेस का एक बाइफर्केटेड यानी एक अलग किया हुआ हिस्सा से मान सकते हैं। इसमें खिलाफत पार्टी के लोग, जिसमें अजमल खां देख रहे हैं, और ये एक CR दास है ना, ये CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक अलग से एक पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। और इसमें बोला गया कि हमारे को डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया की इन्होंने डिमांड फिर से शुरू कर दी, है ना, हमारे को सेल्फ गवर्नमेंट, जो कांग्रेस अभी तक मांग रही थी कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए हमारे को, अलग अलग इंडियन लोगों के लिए, इन्होंने बोला हमारे को डोमिनियन स्टेटस दे दो, हम अलग से अपने ऊपर राज करेंगे। स्वराज पार्टी बना दी। और ये पार्टी जो है, ये देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे, जिसको CR दास भी बोलते हैं, हमारे दिल्ली में भी एक शहर है जिसका नाम CR दास है, और एक कॉलेज भी है देशबंधु कॉलेज, तो इनके नाम पे है। तो स्वराज पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हो गया बंगाल में, और ये दोनों जो थी, ये ब्रेक अवे फ्रैक्शन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अलग से फटा हुआ हिस्सा जैसा ये बन गया, और इन्होंने अलग से अपनी डिमांडें शुरू कर दी। अब अंग्रेजों ने एक और बड़ी भूल करी 1927 में। इन्होंने सर जॉन साइमन नाम का एक व्यक्ति था, उसके लीडरशिप में एक कमीशन बैठा दिया। इस कमीशन में उन्होंने सोचा कि हम इन लोगों को किसी तरीके से इनको पैसिफाई करेंगे, इनको थोड़ा शांत कर देंगे, इनकी छोटी छोटी कुछ बातों को मान लेंगे और ऐसे करके इनको ठंडा कर देंगे। पर इन्होंने क्या किया, उसमें जो जितने भी मेंबर थे, है ना, उसमें जितने भी मेंबर थे, उसमें एक भी, 7 में से एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। 7 के 7 अंग्रेज थे। इंग्लैंड में बैठ के इन्होंने कमीशन बैठाया और वहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ऐसे ऐसे होगा। और स्वराज पार्टी को इन्होंने
ये बनाए साइमन कमीशन किस लिए आया, क्योंकि स्वराज पार्टी का बहुत जबरदस्त हो गया था, इलेक्शन में वो आ रहे थे आगे, और उन्होंने बोला भैया इन्होंने इस साइमन कमीशन को लेके आ गया। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और साइमन गो बैक का नारा लगाना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस और सारी पार्टियां जो थी, पूरा देश जो था, साइमन गो बैक के नाम से बड़ी लाठियां चार्ज हुई, बहुत कुछ हुआ, मैं आपको बताता हूं आगे। इसमें क्या हुआ, उस समय जो वॉइस रॉय था इंडिया का, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन जो था, उसने कहा ठीक है भाई, आप इस साइमन गो बैक वाली इस झगड़े को खत्म करो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब आप अपने ऊपर खुद राज कर लेना, अधिकार हमारा रहेगा, पर आप अपने लोगों पे खुद ही अपने आप अपने हिसाब से राज करो, और हम आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेके जाएंगे। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि राउंड टेबल है क्या चीज, है ना। कई बार सुना होगा आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस साइमन गो बैक का जो प्रदर्शन हो रहा था, इसमें एक बड़ी घटना घटी, वही लाला लाजपत राय, है ना, जिसको शेर पंजाब भी कहा जाता है। इनको लाठी चार्ज में जानबूझ के मारा गया, और इनको जो मारा गया, अंग्रेज कहते हैं भाई हमने इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने इसमें कोई जानबूझ के नहीं किया, पर वो जो लाठी चार्ज हुआ, उनको इनके सर पे लाठी मारी गई और इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो वहां इनकी डेथ हो गई। लाला लाजपत राय की उस लाठी चार्ज में कुछ दिनों के बाद लाठी चार्ज की वजह से डेथ हो गई। और ये साइमन कमीशन जो था, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूं कि प्रोविंशियल डायरकी शुड बी अबॉलिश्ड, मतलब कि जो अलग अलग प्रोविंशियल जो अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़े जैसे हैं, उनके पास जो अधिकार हैं, उनको वो सब अधिकार उनके खत्म कर दिए जाएं। जो माइनॉरिटीज हैं उनको हम बचाएंगे, है ना। और जो इलेक्शन होगा वो पॉपुलेशन, अगर मुसलमान ज्यादा है तो वहां पे मुसलमान लोगों को हम खड़ा करवाएंगे, जो हिंदू है वहां हिंदू खड़ा करेंगे। और इसमें उन्होंने एक चीज और बताई कि बर्मा उस समय इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था, है ना। बर्मा इंडिया का एक ब्रिटिश राज का एक बड़ा हिस्से में बर्मा भी उसमें इन्वॉल्व था। उन्होंने कहा बर्मा को हम अलग डोमिनियन स्टेटस बर्मा को दे देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने इस साइमन कमीशन के अंदर लगा के भेजे, पर ये सारे के सारे अंग्रेजों को घुमा फिरा के अंग्रेजों के फायदे की बातें थी, अंग्रेजों को ही पावरफुल बनाती थी। और जब देश ने उसका विरोध किया तो उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है, उनकी डेथ हो गई। अब इससे नाराज होके, क्योंकि उन्होंने हमारे पंजाब के इतने बड़े नेता को मार दिया, तो आप जानते हैं फिर ये 3 रेवोल्यूशनरी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पुलिस कमिश्नर को जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, उसको मारने के लिए इन्होंने योजना बनाई। पर हुआ क्या, जिसको मारना था वो तो बच गया, जिसको नहीं मारना था वो मारा गया। इन्होंने मारना था जेम्स ए स्कॉट को, ठीक है, पर मार दिया किसको, जॉन पी सेंडर्स को, है ना। वो अंग्रेज था, उसको वो वहां से निकल रहा था, उन्होंने सोचा यही है गाड़ी में, उन्होंने उसको गोली मार दी, वो मर गया। और जब वो भाग रहे थे तो पीछे एक हिंदुस्तानी हवलदार इनके पीछे भागने लगा, तो इन्होंने पीछे घूम के गोली मारी, उस हवलदार के भी सर में लग गई, वो भी मर गया। तो खैर एक बात है, उसके बाद ये लोग भागे फिरते रहे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। और कहां कहां एमपी में भी कहीं कहीं पे, मैंने जब आपको जो वॉल्केनोस के बारे में बताया, तो वॉल्केनोस के बारे में एक सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक एमपी में एक जगह है, वहां पे एक गुफा है जहाँ पे भीम और पांडव लोग रुके थे, बताया जाता है। वहां पे भी जाके ये छुपे थे, हैं, वहां तक भागे फिरे बचते बचते। पर आखिर में इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली की विधानसभा है, वहां पे इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। उस बॉम्ब को फेंकने का मकसद ये नहीं था कि हम किसी को मार दें, उस बॉम्ब को फेंकने का मकसद सिर्फ इतना था कि लोग डर जाएं, डराने के लिए। और ये भागे भी नहीं। उसके बाद इनको पकड़ लिया गया और बाद में इनको फांसी 1931 में इनको लाहौर जेल में इनको तीनों को फांसी दे दी गई। तो ये कांड साइमन कमीशन की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई। लाला लाजपत की डेथ की वजह से ये 3 रेवोल्यूशनरी सामने आ गए और इन्होंने ये बात हुई। ये आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, ठीक है। इस अधिवेशन में ये उस समय प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के,
और इस साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए ये इकट्ठे हुए थे। मद्रास का एक सेशन हुआ था मद्रास में, उसमें इस आदमी को आप पहचान लीजिए ध्यान से, जो हमारे दिल्ली में जामा मिलिया यूनिवर्सिटी है उसके वन ऑफ द फाउंडर्स, मतलब कई लोगों ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था, जिसमें कि सबसे बड़े ये थे, इनका नाम है डॉक्टर M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी, जामा मिलिया यूनिवर्सिटी के शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। ठीक है, तो इस अधिवेशन में इन्होंने बोला कि भैया हमारे को अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें तो बस पूर्ण स्वराज ही चाहिए, और हमारा अब एक ही गोल है, हमारे को आजादी चाहिए। और ये अधिवेशन में जो रेजोल्यूशन जिसने फॉरवर्ड किया वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उनको सपोर्ट किया डॉक्टर S. सत्यामूर्ति ने। वो कौन थे? अब मैं आपको नाम बता रहा हूं, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा। याद रखने के लिए हम अपने जो हमारे पुराने नेता लोग हुए हैं हमने भूलना नहीं चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा उनकी फोटो। अब इससे परेशान होके, क्योंकि भैया ये तो हाथ से बात निकल रही है, अंग्रेजों के समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, तो उन्होंने इरविन को बोला, हमने देखा था कि पहले उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था कि अरविंद ने कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, पर जब ये बातें हो गई और ये ऐसे पूर्ण स्वराज की बात होने लगी, और इंग्लैंड के जो वहां पे जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, वहां पे जब डिस्कशन हुआ वहां पे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप कैसे कह सकते हैं हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, नहीं दे सकते, हम लोग नहीं देंगे, ये है वो है। तो इरविन ने बाद में आके बोल दिया भैया हम नहीं दे सकते आपको, और इसकी वजह से तो और भी ज्यादा लोग नाराज हो गए कि ये अपनी वायदा खिलाफी करते हैं। इन्होंने बोला था वर्ल्ड वॉर 1 में हम आपको हमारा साथ दे दीजिए, फिर हम आपको आजादी देंगे, इन्होंने वहां पे बगावत कर धोखा दे दिया हमें। अब ये बोल रहे हैं कि भैया तुम ये अपना साइमन कमीशन का विरोध करना बंद कर दो, और ये विरोध करना बंद कर दो, तो हम जो है तुम्हारे को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब हमने विरोध बंद किया है तो ये फिर मना कर रहे हैं, तो ये अब बहुत ज्यादा नाराज हो गए। और लॉर्ड इरविन ने जब ये मना कर दिया तो इससे क्या हुआ, ये टॉप के लीडर्स थे उस समय, सर तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय लीडर थे। और इन्होंने उस समय 1929 में, है ना, क्योंकि ये जो चीज थी इन्होंने मना कर दिया था साइमन कमीशन। ये देखिए, ये आपको दिखाता हूं मैं, देखिए साइमन कमीशन आया था 1928 में, है ना, साइमन कमीशन बनाया था 27 में, पर दिल्ली में आते आते 1928 में आ गया था, और इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो इन्होंने 1929 में लाहौर का एक सेशन हुआ था, वहां पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी। मुस्लिम लीग भी इकट्ठा हो गई, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी भी इकट्ठा हो गई, और सब लोग देश के इकट्ठे हो गए, और उन्होंने बोला हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेज हमें चाहिए ही नहीं, डोमिनियन स्टेटस भी हमें नहीं चाहिए। अंग्रेज लोग जो डोमिनियन स्टेटस आज से 15-20 साल पहले हिंदुस्तानी मांग रहे थे, वो अब देने को तैयार हुए थे। उन्होंने बोला अब ये सब नहीं चलेगा, हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये वो नेता है जो कि इसी समय 1900 जब ये चीज पूर्ण स्वराज की डिमांड हो रही थी 1929 में, तो एक और ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब इसमें आप देख लीजिए, सत्यमूर्ति जो मैं आपको बता रहा था वो ये है सत्यमूर्ति, ठीक है, ये सत्यमूर्ति हैं, और ये हैं आप इसके हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो आप जानते ही हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सुभाष चंद्र के बड़े भाई, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, इनका नाम है शरत चंद्र बोस, हाँ, और ये हैं हमारे अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। ये नेता जो थे, इन्होंने एक अलग वो मांगा कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, और एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना दी गई। अब इंडियन इस जो 1919 का लाहौर सेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड का पास किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और एक झंडा भी लहराया गया, और उस झंडे के साथ साथ 26 जनवरी को 1930 से, है ना, 26 जनवरी 1930 से इन्होंने बोला हर साल हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, है ना। अभी हम 15 अगस्त को मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है ना। पर उस समय ये डिसीजन लिया गया था लाहौर में
कि हम 26 जनवरी 1930 से लेके हम टोटल इंडिपेंडेंस, यानी हम हर साल अब 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाया करेंगे भारत का। तो अंग्रेजों को बड़ी परेशानी हो गई, भैया ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। और इसी समय पे जब 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे करने का स्वीकार किया गया, जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और लाहौर के पास रावी नदी के पास इन्होंने ये झंडा, ठीक है, देखिए अब तिरंगा झंडा हमारा रूप में आता जा रहा है। ये 1931 में याला फंडा झंडा जो है इसको अडॉप्ट किया गया है ना, और इसी को इंडियन नेशनल आर्मी ने भी इस झंडे को अडॉप्ट किया। इसमें आप देख रहे हैं एक चरखा बना हुआ है, चरखा है, और यहाँ पे वही तिरंगा झंडे के साथ साथ महात्मा गांधी का झंडा बीच में आ गया। ये 1931 का झंडा है, ठीक है, इस झंडे को आप याद कर लीजिए। इसी समय में 1931 में एक झंडे की और ये झंडा भी आया था, पर इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। किसी ने ये झंडा भी बताया कि भाई ये झंडा भी लगा सकते हैं, पर इस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको पास नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कुछ रिलीजियस, एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही दिखा रहा है और बाकी रिलीजन को कुछ है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब एक बड़ी घटना हुई जिसको हम क्या कहें कि हमारे को कोई बताता भी नहीं है, ना हमें पढ़ाता है, कि ब्रिटिश एम्पायर से बर्मा हमारे देश से अलग कर दिया गया। नहीं तो ये बर्मा पूरा ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा था, ये पूरा हमारा एक भारत होना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमने, हमारे देश वालों ने भी कभी इसके लिए विरोध नहीं किया, क्योंकि बर्मा कभी भी भारत का हिस्सा रहा नहीं था, है ना। असम तक तो हमारे अहोम लोग थे, ये सब थे, मणिपुरी लोग रहे हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, पर बर्मा कभी भी हमारे देश के साथ इतना वो रहा नहीं। तो जब इसको 1900, ये भी एक जनरल नॉलेज की बात आपको बता रहा हूँ, 1937 में 1937 यानी इंडिया की आजादी से 10 साल पहले, इंडिया आजाद हुआ 1947 में, बर्मा को 1937 में अलग कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इस समय बड़ा यहाँ पे विरोध हो रहा था और ये इन अंग्रेजों के हाथ से बाहर निकलती हुई बात जा रही थी। दूसरा, उधर से वर्ल्ड वॉर 2 का भी एक प्रेशर शुरू हो गया था और ये लोगों ने इसको अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और बर्मा का देखिए झंडा अंग्रेजों के समय में ये था, सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यूनियन जैक इसमें भी है और वहां एक मोर की फोटो बनी है और ये ब्लू झंडा, ये बर्मा का झंडा था आजादी से पहले, जस्ट फॉर नॉलेज। अच्छा, अब हम चलते हैं 1900 हमने देखा 29 में क्या क्या हो गया। लाहौर अधिवेशन हो गया, उसमें उन्होंने अपना एक झंडा स्वीकार कर लिया गया। 1930 आ गया, 30 और 31 में जब बर्मा का उधर आजादी की बात चल रही है, वो सब हो रहा है, साथ के साथ हमारे देश में एक बड़ा डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने शुरू कर दिया गया कि हम आज्ञा नहीं मानेंगे आपकी, अब है ना, सिविल डिसोबीडियंस, आपकी नौकरी नहीं करेंगे। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अंग्रेजों का सामान खरीदना बंद कर दिया और एक बड़ा मूवमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं डांडी मार्च, है ना, डांडी मार्च के नाम से। ये डांडी मार्च क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने, नमक हमारे देश में बन सकता था, हमारे देश में नमक हमारे को बनाने नहीं दे रहे, अपने वहां से नमक बना के लाके हमारे को बहुत महंगे रेट में हमारे लोगों को दे रहे, जबकि नमक तो एक गरीब आदमी का, सबसे हर एक आदमी की जरूरत है नमक, तो है ना, छोटा हो बड़ा हो सबको ही चाहिए। तो उन्होंने ये सॉल्ट के जो टैक्स लगाया था उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बोला हम अपने आप नमक बनाएंगे, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, आज्ञा ना मानते हुए अंग्रेजों की, उन्होंने एक डांडी यात्रा शुरू करी है। और कैसे करी? इसको सत्याग्रह, मतलब हम अपने आप हम बनाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। ये डांडी यहां से साबरमती आश्रम से शुरू हुई यात्रा। ये 390 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें इतनी जगह पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी, एक दिन में 16-17 किलोमीटर चलते थे। और ये इसको 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक ये यात्रा चलती रही। ये शुरुआत में इसमें 78 लोगों से शुरुआत करी थी और ये जैसे जैसे लोगों में मीटिंग करते 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 आगे जाते रहे, इसमें हजारों लाखों लोग जुड़ गए, है ना। और कोटि कोटि कहते हैं ना, तो कोटि कोटि दो पग चले उसके पीछे इतना चला, वो एक कविता है। तो ये आप देख रहे हैं दिल्ली में भी एक ये जो 11 मूर्ति बनी है, ये उसी डांडी यात्रा की फोटो बनी है। ये गांधी जी आगे चल रहे हैं, उसके पीछे हर एक जाति का आदमी, सरदार भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू मुस्लिम सब चले जा रहे हैं, औरतें भी हैं। और साबरमती आश्रम से शुरू करके
ये डांडी तक आए। डांडी का उस समय नाम था नवसारी। यहां तक ये आए और यहाँ पे आके इससे देखो अंग्रेजों ने इनको नमक, और यहाँ पे आके इन्होंने नमक खुद उठाया जमीन से और एक तरह से इस आंदोलन की को इन्होंने दिखाया। पर इससे सॉल्ट के ऊपर से टैक्स गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं हटाया, है ना। पर इसका फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इंडिया को, इंग्लैंड में गांधी जी को और जो बड़े बड़े नेता थे उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड में बुलाया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा आसान याद करना, 30, 31, 32, 1930, 1931, 1932 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तीनों की तीनों विफल हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए बोलते हैं, देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये राउंड टेबल है। इसकी शुरुआत करी थी किंग आर्थर ने। किंग आर्थर एक बड़ा, जैसे हमारे देश में बोलते हैं भैया विक्रमादित्य बड़ा एक राजा रहा है, बहुत उसका नाम आज तक चला आता है, अशोका दी ग्रेट है उसका नाम चला आता है, उसी तरह से एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का राजा हुआ किंग आर्थर, है ना। उसने जितने उसके नाइट होते थे, यानी जितने भी बड़े बड़े उसके लीडर्स होते थे, वो सारे इस टेबल में बैठते थे राउंड शेप में। इसका मतलब कोई ये नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब एक दूसरे को देख सकते हैं आमने सामने और सारे एक ही गोले में बैठे हुए हैं, तो सारे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इक्वल स्टेटस है, सबका बराबर का दर्जा है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी और इसमें अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को बुलाया कि हम मीटिंग करने के लिए। अब 1932 तक 1930, 31, 32 हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ और ये देश में ऐसे चलता रहा। इसी समय एक बड़ी घटना हुई, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया 1939 से 1945 के बीच में। और ये जर्मनी और इटली, जापान ये एक तरफ हो गए, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे, फ्रांस, ये अलग कंट्रीज हो गई, एक तरफ हो गए और इस तरह से मतलब एक पूरा विश्व ही हो गया। और इसमें फिर अंग्रेजों का वही राग अलापना शुरू कर दिया, भैया तुम इस बार भी हमारी तरफ से लड़ो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे, इसके बाद जीतने के बाद हम युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम तुमको छोड़ देंगे। और देखिए किस तरह से हमारे सोल्जर्स गए भी हैं, है ना। ये हमारे देश के सिपाही हैं वर्ल्ड वॉर 2 में जो लड़ने के लिए गए हुए हैं। उस समय एक और अंग्रेजों ने ये चाल चली, ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम से एक व्यक्ति को भारत में भेजा गया। इसने बड़ा चालाकी से क्या किया, इसने बोला भैया हम आपको आजादी दे देंगे, आप हमारे को हमारी सपोर्ट करो विश्व युद्ध में, हम आपको बाद में आजादी दे देंगे। और इसने, कांग्रेस ने तो इसको मना कर दिया, साफ साफ इंडियन कांग्रेस ने मना कर दिया। पर इसने एक बात बड़ी समझदारी की करी, इस व्यक्ति ने बहुत चालाकी करी। इसने बोला कि लड़ाई होने के बाद हम मुसलमानों को अलग कंट्री देने की भी बातचीत कर सकते हैं। ये बात अचानक से इसने जो बोली तो ये मुस्लिम लीग वालों को बड़ा हैरानी हुई कि अरे जो बात हम कहना भी नहीं चाह रहे या वो हमारे विचारों में ही है, अलग देश मांगने की, वो ये पहले ही बोल रहे हैं। तो ये लोग, उन्होंने इसको बोला कि हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और इन्होंने बोला कि वॉर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे और आपको अपनी गवर्नमेंट दे देंगे, है ना। गवर्नमेंट, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके प्रपोजल को नहीं माना। खैर, और इन्होंने जब ये प्रपोजल को बंद कर दिया, नहीं माना, तो इन्होंने एक और बॉम्बे में महाराष्ट्र से एक और नया आंदोलन शुरू कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ के जाओ, यहां से गेट आउट हो जाओ। बॉम्बे के सेशन में इसकी शुरुआत की गई। 1942 में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने इसके लिए बिल्कुल लड़ाई में जाने से मना कर दिया, ठीक है। और जिन्ना को जब ये बात पता लगी कि भैया मुसलमानों को ये अलग से स्टेटस देने की बात कर रहे हैं, फ्यूचर यूनियन अलग राज्य बनाने की बात दे रहे हैं, उसको खुद झटका लगा कि भैया ये कैसे, मतलब अंग्रेजों ने हर चाल अपनाई कि किसी तरीके से इनमें फूट पड़ जाए, अलग अलग हो जाए, जानते हुए भी कि सब समझ रहे थे कि ये हमारे को ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए इस बात को। क्यों नहीं समझ पाए, समय की बात है, इतिहास है, आप कुछ नहीं कह सकते। पर 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी और क्विट इंडिया मूवमेंट का बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया। हजारों लोग मारे गए इसमें, लाठीचार्जों में पकड़ के जेल खानों में डाले, जेल खाने तो भर गए, लाखों लोग जेल खानों में डाल दिए गए। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो जब देखा कि लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, उन्होंने क्या किया, 21 दिन का फास्ट रख दिया कि हम 21 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाना बंद कर दिया। तो अंग्रेजों ने
और इसकी वजह से पर अब ये इसको अगस्त क्रांति का दिन माना जाता है ना, अगस्त क्रांति मार्ग, दिल्ली में एक मार्ग है अगस्त क्रांति मार्ग। तो याद रखिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 8 अगस्त 1942 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, उसी के नाम पे ये अगस्त क्रांति इसको माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे भैया अगस्त क्रांति क्या होती है और किस दिन होती है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के जो शुरुआत हुई थी बॉम्बे अधिवेशन में देश की आजादी के लिए, कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसको क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति दिवस माना जाता है 8 अगस्त से। ठीक है, अब एक और झंडा सामने आता है, बड़ा फेमस झंडा है? इसके लिए इसमें हमारा तिरंगा झंडा है और चरखे की जगह शेर आ गया है, कूदता हुआ शेर। ये था हमारी आजाद हिंद फौज का, है ना। जब हमने देखा था कि सूरत का जो अधिवेशन हुआ था उसमें 2 हिस्सों में बट गए थे लोग, एक तो गरम दल, एक नरम दल। जो गरम दल वाले थे वो उसी समय से तैयारियों में लगे हुए थे कि हम किसी तरह से अपना एक बनाएं। तो उसमें एक व्यक्ति था, एक तो व्यक्ति था कैप्टन जनरल मोहन। देखिए हम हरदम बोलते हैं कि भाई अब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, नहीं, आजाद हिंद फौज कैप्टन जनरल मोहन ने सिंगापुर में बनाई थी 1942 में। 17 फरवरी 1942 में आजाद हिंद फौज को बनाया गया था। पर ये फौज जो थी अंग्रेज जैपनीज के साथ मिलकर इन्होंने काम शुरू किया था, पर जैपनीज के साथ कुछ अनबन हो गई किसी बात पे, जिसकी वजह से ये बाद में इसको अंग्रेजों से, ये जैपनीज से अलग हो गए और ये थोड़ा सा डिसबैंड हो गया, इसको तोड़ दिया गया दोबारा से, इसको अलग अलग कर दिया गया, मतलब ये अपनी पावर से कम हो गया। ये है जनरल मोहन, है आप देख सकते हैं, जनरल मोहन है, ये सारे हमारे हिंदुस्तानी सिपाही हैं और ये जैपनीज ऑफिसर एक उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। अब ये जो रास बिहारी बोस, ये एक बड़े जबरदस्त हमारे देश के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के कैरेक्टर रहे हैं। एक घटना हुई थी, पहले मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूं, एक घटना हुई थी 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग जब इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली में आ रही थी, तो लॉर्ड हार्डिंग अपने हाथी पे बैठ के आ रहे थे, तो एक व्यक्ति था बसंत कुमार बिस्वास, है, उसने इनके ऊपर बम फेंक दिया, और बम फेंक दिया तो वो हार्डिंग तो बच गए, पर वो काफी लोग उसमें डैमेज हुए, और उस वजह से इनको, बसंत कुमार बोस को तो पकड़ लिया गया, पर उस साजिश में ये रास बिहारी बोस का भी नाम आ गया। तो ये यहां से भागते हुए जापान चले गए, जापान में रहने लगे, वहां पे इनकी शादी भी हो गई, वहां उनके बच्चे भी हो गए, वहां पे रह रहे थे। पर 1942 में इन्होंने, जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो मैंने आपको दिखाया था पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जब बनी, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम अपनी इंडिपेंडेंस के लिए एक आर्मी तैयार करें। तो इन्होंने उसको फिर से जो जनरल मोहन ने जो बनाई थी, वो जो डिसमेंटल हो गई थी, उसको फिर से इकट्ठा किया, और इन्होंने एक अधिवेशन हुआ बैंकॉक के अंदर, उसके अंदर इन्होंने बोला क्यों ना हम सुभाष चंद्र बोस को इसका प्रेसिडेंट बनाएं, इसका कमांड उनके हाथ में दे दी जाए, सुभाष चंद्र बोस को। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस अब आते हैं सामने, और उन्होंने ये जो है आजाद हिंद फौज का झंडा, उसमें आजाद हिंद लिखा है, ये झंडा उन्होंने 1944 में, 14 अप्रैल 1944 मणिपुर में इसको फहराया गया। तो ये हमारा एक और झंडा हमारे देश का सामने आता है। और इन्होंने चरखे की जगह लीपिंग टाइगर आ गया और आजाद हिंद, और इनके 2-3 फेमस बड़े नाम वो हैं जो कि हम सब जानते हैं। एक तो जय हिंद, है ना, आज भी हमारी फौज में अगर आप कहीं जाओ, पुलिस में जाते हो, आर्मी में जाते हो, तो अभी भी कोई जूनियर ऑफिसर या आपस में जब एक दूसरे को वो नमस्कार करना होता है तो जय हिंद सर बोलते हैं, है ना। तो ये आजाद हिंद फौज के समय से अभी तक चला आ रहा है, जो कि सुभाष चंद्र बोस का बनाया हुआ एक डायलॉग था। दूसरा इनका था तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। और तीसरा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ये 3 डायलॉग सुभाष चंद्र बोस के थे। ये याद रखने की बातें हैं, आप जो याद रख सकते हैं रखें, कि 3 फेमस डायलॉग। तो ये महात्मा गांधी जी के विरोध में, महात्मा गांधी जी तो नॉन वायलेंस, भैया सत्याग्रह, और इस तरह से इन्होंने बोला ये चौल बेना बंगाली आदमी, नहीं चलेगा ये सब, है, हम तो आजादी की लड़ाई जो है लड़ के लेंगे, है, सेना तैयार कर दी और जापानियों के साथ मिलके। और
अंग्रेजों को बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि जापानी जो थे बर्मा की तरफ से जीतते हुए, चाइना को लेते हुए, वियतनाम, थाईलैंड ये सब करते हुए बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गए, बिल्कुल मणिपुर तक। और अंग्रेज लोग बड़े परेशान हो गए कि भैया सुभाष चंद्र बोस, इसने हिटलर से भी जाके मिले थे सुभाष चंद्र बोस, हिटलर से मिले, जापान के राजा से, वो जो सेनापति था, वो जो जनरल था, उनसे मिले, सबसे मिलके इन्होंने पूरा सपोर्ट लिया और एक आजाद हिंद फौज को बहुत मजबूत तरीके से बनाया। इसमें एक महिला रेजिमेंट भी थी, उस महिला रेजिमेंट का कोई नाम मुझे बताएगा लास्ट में, तो उसको ऑनलाइन टॉफी खिलाई जाएगी, ठीक है, कोई बताएगा लास्ट में तो देखेंगे। खैर, अब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1947 में, ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और यहां से आके इन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या क्या हुआ और फिर हमारे झंडा आगे कैसा हुआ, इसको हम देखेंगे अगले सेशन में। आज का सेशन हमारा समय पूरा हो गया। तो सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू है।